हेलो नमस्कार दोस्तों, जिन विद्यार्थियों के अंदर कामयाबी को हासिल करने का जोश है और कुछ सीखने का जुनून है, उन सभी विद्यार्थियों का इस क्लास में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, एक संकल्प लेकर आप हमारे साथ जुड़ जाइए और हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। तो जरा गौर से देखिए, आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन है जो आपको अंदर से ऊर्जावान बनाएगी। तो देखिए, हारने के बाद भी खड़ा होना चाहिए। हर स्टूडेंट का संघर्ष इतना बड़ा होना चाहिए। अगर दोस्तों आप संघर्ष करके, आप मेहनत करके दोस्तों कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए। और देखिए दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हर एग्जाम के लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो उठा लीजिए दोस्तों अपना नोटबुक और अपना कलम और तैयार हो जाइए इन प्रश्नों का सामना करने के लिए। और हाँ, एक बात यह भी है दोस्तों, इस क्लास को ना अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी ये आपकी है। और चलिए दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं पूरी तरह से अपनी दोस्तों कोशिश करूंगा कि हर प्रश्न को मैं अच्छे से अच्छे प्रस्तुत कर सकूं। और दोस्तों, अगर मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगे ना तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। आपका कमेंट दोस्तों मैं दिल से पढ़ता हूं और पूरे दोस्तों शिद्दत के साथ उसको आंसर देता हूं उसका। और देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है कि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में किस ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर दीजिए कि जो आपका इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होता है ना, उसमें कौन से ट्रांसफार्मर का प्रयोग आप करते हैं। और इसमें दोस्तों मैं ये भी बताऊंगा कि वेल्डर को झटका क्यों नहीं लगता है वेल्डिंग करते समय, ये भी आपको आज पता चलेगा। तो दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में किस ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो वो है दोस्तों अपचाई ट्रांसफार्मर। क्या है? अपचाई ट्रांसफार्मर। अब देखिए, आप किसी भी क्वेश्चन हो या ऑप्शन हो दोस्तों, उसको इंग्लिश में भी जानने की कोशिश कीजिए और उसको हिंदी में भी जानने की पूरी कोशिश कीजिए। तो अपचाई ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं? इसको दोस्तों हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही हमारा अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। अब दोस्तों एक बात बताइए कि जो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होती है ये कितने प्रकार की होती है। तो ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो लिखेगा, पहला तो हमारी एसी इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है और दूसरी डीसी इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है। लेकिन आपसे अगर दोस्तों मैं ये पूछ दूं कि ये जो हमारी आर्क वेल्डिंग है ये कौन से किसका प्रकार है, ये कौन से वेल्डिंग का प्रकार है, तो ये लिक्विड वेल्डिंग का प्रकार है। किसका दोस्तों? ये किसका प्रकार है? तो लिखेगा ये लिक्विड वेल्डिंग का प्रकार है। लिक्विड वेल्डिंग का प्रकार है ना। लिक्विड वेल्डिंग का प्रकार कौन है? ये हमारी इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों और अपने नोटबुक में भी नोट करते रहिए कि जो हमारी ट्रांसफार्मर है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। एसी डीसी दो प्रकार के इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होते हैं और लिक्विड वेल्डिंग के अंतर्गत हमारी इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, यानी कि लिक्विड वेल्डिंग के अंतर्गत हमारी आर्क वेल्डिंग आती है। अब देखना, यहां पे दोस्तों अगर मैं आपसे ये कह दूं कि इसमें से दक्षता किसकी अधिक होगी, जो एसी आर्क वेल्डिंग है उसकी या डीसी आर्क वेल्डिंग की, तो ध्यान से सुनना दोस्तों, इसकी दक्षता सबसे अधिक होगी। कितना? 61%, यानी कि 61% दोस्तों दक्षता होती है डीसी की और इससे कम होती है एसी की, है ना। अब आप सुनने के लिए तैयार रहिए कि एक वेल्डर जो होता है ना उसको झटका कभी भी क्यों नहीं लगता है, वो कौन सा कारण है दोस्तों, वो कारण मैं आपको बताना चाहूंगा। तो देखिए, इसमें जो आपका एसी होता है ना, इसमें दोस्तों वोल्टेज का रेंज होता है 40 से 60 वोल्ट। कितना? 40 से 60 वोल्ट पर एसी सप्लाई में इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग किया जाता है। और जो डीसी सप्लाई में अगर वेल्डर कर रहा है तो वो दोस्तों 30 से 40 वोल्ट, कितना? 30 से 40 वोल्ट की सप्लाई होती है। देखिए, ये जो हमारी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाने का मकसद है ना दोस्तों, वो एक ही मकसद है कि हमें करंट अधिक चाहिए। देखिए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये वोल्टेज को डाउन कर देता है। ये क्या करती है? वोल्टेज को दोस्तों घटाती है और ये करंट को साथ ही साथ बढ़ाती है, यानी कि करंट तो बूस्ट होगा और दोस्तों वोल्टेज डाउन होगी। और देखिए, वोल्टेज डाउन करके कितना हो गया है? 30 से 40 वोल्ट इसमें और 40 से 60 वोल्ट इस पे हो गया है, यानी कि करंट अधिक बढ़ गई है। आप खुद सोचिए ना दोस्तों, एक होता है हमारी हीट के लिए सूत्र H बराबर I² RT। आप बताइए, क्या इस हीट को उत्पन्न करने के लिए हमें किसी वोल्टेज की आवश्यकता है? मतलब कि एक दोस्तों मिनिमम वोल्टेज में ही हम आर्क वेल्डिंग
वेल्डिंग को कर सकते हैं। तो करंट वर्ग होना चाहिए, यानी कि करंट दोगुना होना चाहिए, इसलिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से हम करंट को बढ़ाते हैं और वेल्डिंग करते हैं। तो ये रहा दोस्तों इसका पूरा प्रोसेस, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है कि ट्रांसमिशन लाइन में प्रयोग किया जाने वाला गार्ड रिंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों कमेंट करके बताइए कि गार्ड रिंग होती क्या चीज है। अब मैं आपको बताऊंगा ना कि ये जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन होती है इसमें गार्ड रिंग जो होता है ना उसको और किस नाम से जानते हैं, तो उसको दोस्तों हम स्टैटिक शिल्डिंग के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है यही करेक्ट आंसर होगा, स्टैटिक शिल्डिंग। अब दोस्तों देखिए ना, ये जो आपका ट्रांसमिशन लाइन होती है जो इसमें गार्ड रिंग लगाई जाती है, ये गार्ड रिंग होती क्या है। देखिए एक ट्रांसमिशन लाइन है, उसमें दोस्तों इस प्रकार से इंसुलेटर लटके होते हैं, है ना। आप समझिए कि स्ट्रेन टाइप के इंसुलेटर हैं। अब इसी के एक्रॉस यानी कि इसी के पास में आप देखेंगे इस प्रकार से एक गार्ड रिंग लगी होगी और यहां से दोस्तों एक या फिर 2 कंडक्टर इस प्रकार से गए होंगे, ट्रांसमिट किया गया होगा। तो देखिए ये वाली चीज है ना, ये है दोस्तों आपकी गार्ड रिंग, इसी को आप कहते हैं गार्ड रिंग, और इसी का जो दूसरा नाम है स्टैटिक शिल्डिंग, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों दिया गया है। तो इसका काम क्या है, हम कौन से मकसद को दोस्तों, किस मकसद से हम इसको लगाते हैं, तो इसका केवल एक ही मकसद है, वो मकसद है दोस्तों सीजी को कम करना। क्या मकसद है हमारी, सीजी को कम करना। अब सीजी क्या होती है, तो सीजी होती है दोस्तों कैपेसिटेंस ग्राउंड, है ना। क्या होती है, कैपेसिटेंस ग्राउंड। कैपेसिटेंस ग्राउंड को कम करना ही हमारा मकसद है, वही हमारा दोस्तों उद्देश्य है। और कैपेसिटेंस ग्राउंड को कम करने का एक और तरीका है, और वो क्या तरीका है, वो है दोस्तों क्रॉस आर्म का लंबाई बढ़ाकर। नोट कीजिएगा, वो है दूसरी तरीका, क्रॉस आर्म की, किसकी, क्रॉस आर्म की लंबाई को बढ़ाकर, है ना। क्रॉस आर्म की जब आप लंबाई को बढ़ा देंगे ना तो भी दोस्तों सीजी कम हो जाएगा, है ना। सीजी कम करने का 2 तरीका है, एक तो गार्डरिंग लगा दीजिए ये वाली, और दूसरी दोस्तों क्रॉस आर्म की लंबाई बढ़ा दीजिए। ऐसा करने से होगा क्या, तो एक चीज होगी दोस्तों, जो कंडक्टर के बीच में लंबाई होती है ना वो बढ़ जाएगी, और जितनी अधिक लंबाई बढ़ेगी दोस्तों सीजी यानी कि ग्राउंड कैपेसिटेंस उतना ही कम होगा, है ना। और ग्राउंड कैपेसिटेंस कम होने से क्या होगा, जो ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता होती है ना वो दक्षता दोस्तों उच्च होगी। और हम सबका एक ही मकसद है कि जो हमारे उपकरण हो, चाहे वो ट्रांसमिशन लाइन हो दोस्तों, वो उच्च दक्षता पर काम कर सके। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए अगला क्वेश्चन है कि अल्टरनेटिंग करंट का तरंग पढ़ने के लिए किस इलेक्ट्रॉनिक युक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों कमेंट करके आप बताइए कि उस युक्ति का नाम क्या है ना। उस युक्ति का नाम है दोस्तों CRO। उसका नाम क्या है, CRO। अब देखिए CRO का पूरा नाम क्या होता है, तो नोट कीजिएगा, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ऑसिलेटर, है ना, सॉरी ऑसिलोस्कोप होगी, ऑसिलोस्कोप, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ये किसका पूरा नाम है, तो ये है पूरा नाम आपके CRO का, है ना। CRO को आप पढ़ते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अब दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य बताऊंगा इसमें, और आप दोस्तों बस कान लगा के सुनते रहिए। देखिए ये जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। अब दोस्तों आप कमेंट करके ये बताइए मुझे कि जो आपकी इन्वर्टर है, अब यहां पे मैं नोट करता हूं, जो आपकी दोस्तों इन्वर्टर है ये किस प्रकार की युक्ति है, और जो आपकी कन्वर्टर होती है ना ये किस प्रकार की युक्ति है। अब दोस्तों आपको कमेंट करके ये बताना है। अब देखिए पहले CRO के बारे में, तो आप दोस्तों लौट के आइए दोबारा CRO पे। देखिए CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है। अब दोस्तों अगर मैं आपसे ये कह दूं ना कि जो CRO होती है इसमें X प्लेट होती है, एक होती है दोस्तों X प्लेट, और दूसरी होती है एक वाई प्लेट, है ना। एक्स प्लेट और वाई प्लेट। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि इन दोनों को मैं एसी सप्लाई दूं, दोनों को मैं एसी सप्लाई देता हूं, एक्स और वाई दोनों प्लेट को, तो दोस्तों ये किस प्रकार का पैटर्न का निर्माण करेगा CRO, तो आप नोट कीजिएगा ये लिसाजस पैटर्न का
निर्माण करता है, किस पैटर्न का, लिसाजस पैटर्न का निर्माण करता है। किस कंडीशन में, जब एक्स प्लेट और वाई प्लेट दोनों को हम देंगे एसी सप्लाई, उस कंडीशन में। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि जो आपकी एक्स प्लेट है ना, जो आपकी दोस्तों एक्स प्लेट है और इसी के साथ में जो वाई प्लेट है, इनको मैं डीसी सप्लाई दूं तो ये किस प्रकार का पैटर्न निर्माण करे, किस प्रकार के पैटर्न को ये डिस्प्ले करेगा, तो ये एक डॉट को दर्शाएगा। ये क्या है दोस्तों, ये एक डॉट है ना, ये क्या है, एक डॉट है, यानी कि कोई भी पैटर्न नहीं बनेगा, क्योंकि डीसी का दोस्तों जो पावर होती है ना, वो लीनियर होती है। कैसा होती है, इसका पावर लीनियर होती है। नोट कीजिएगा, इसका पावर कैसा होता है, लीनियर, और एसी का कैसा होता है, नॉन लीनियर। नॉन लीनियर, ये एसी का पैटर्न होता है नॉन लीनियर, क्योंकि एसी दोस्तों वो अपने डायरेक्शन और अपनी दिशा दोनों को बदलता है, यानी कि मान और दिशा दोनों को बदलता है। लेकिन जो आपकी डीसी सप्लाई है ना, वो कुछ भी चेंज नहीं करता, इसलिए दोस्तों उसका जो पैटर्न बनेगा एक डॉट के रूप में, और एसी का पैटर्न एक लिसाजस पैटर्न के रूप में बनेगा। अब दोस्तों आप ये बताइए कि जो आपकी सीआरओ होती है ना, ये किस फ्रीक्वेंसी से किस फ्रीक्वेंसी तक के पैटर्न को ये डिस्प्ले करा सकती है। ये चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और दोस्तों इस इंफॉर्मेशन को आप अपने नोटबुक में जरूर नोट कीजिएगा। लिखिएगा उस पैटर्न का उस फ्रीक्वेंसी का रेंज लिखिए 10 मेगाहर्ट्ज। कितना दोस्तों, 10 मेगाहर्ट्ज से लेके 50 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी का पैटर्न ये आराम से दिखा सकता है ना। तो ये दोस्तों आप नोट कीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण पॉइंट है कि फ्रीक्वेंसी को ये डिस्प्ले करा सकता है, इसके तरंग को। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। एवोमीटर किसको कहते हैं, तो नोट कीजिएगा, एवोमीटर होती है दोस्तों जो आपकी करंट माप सके, क्या करंट माप सके, और वोल्टेज माप सके, और प्रतिरोध को माप सके, है ना, सॉरी प्रतिरोध नहीं, करंट को माप सके और वोल्टेज को माप सके, है ना। एवोमीटर, एवीओ, एवोमीटर, करंट वोल्टेज को जो माप सके वो कहलाती है आपकी एवोमीटर। और वाट मीटर क्या है दोस्तों, वाट मीटर किस प्रकार की युक्ति है, तो ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक युक्ति है। ये आप नोट करके रखिए कि वाट मीटर, सॉरी वाट मीटर नहीं दोस्तों, ये पावर मापती है। ये 3 फेज की पावर भी मापेगी और सिंगल फेज की भी पावर मापेगी, है ना। मुझे वोल्ट मीटर दोस्तों याद आ गया, इसलिए मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं भाग गया, है ना। तो वाट मीटर सिंगल फेज की भी पावर को मापता है और 3 फेज की पावर को। पावर का क्या मापता है, वो देखता है लाइन का जो पावर है वो अनबैलेंस है या फिर वो बैलेंस है। तो इसके द्वारा हम क्या मापते हैं, इसके द्वारा हम पावर को मापते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप और स्टेथोस्कोप। तो दोस्तों नोट कीजिएगा, जो आपकी स्टेथोस्कोप होती है ना, वो दिल की धड़कन को मापता है। यानी कि दोस्तों आपका जो दिल है ना, वो किसके नाम पे धड़क रहा है, वो कौन मापेगा दोस्तों, स्टेथोस्कोप। यानी कि आप नोट कीजिएगा दोस्तों, ये मापेगा दिल की धड़कन, है ना। ये किसको मापेगा, ये दिल की धड़कन को मापेगा, है ना। दिल की धड़कन को कौन मापेगा, तो ये स्टेथोस्कोप मापेगी। यानी कि दोस्तों ये जो धड़कन आपकी धड़क रही है ना, वो 1 मिनट में दोस्तों 72 बार धड़क रही है, या फिर उससे भी हाई रेंज में ये क्रॉस हो चुकी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है। दोस्तों अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे ना, तो लाइक तो जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इस क्लास में पहली बार भी जो विद्यार्थी इस क्लास को, इस चैनल पे आकर इस क्लास को देख रहा है ना, उन विद्यार्थियों का भी दोस्तों दिल से हार्दिक स्वागत है। उन सभी का दोस्तों हार्दिक स्वागत है, और वो भी अपना पेन कॉपी जो भी है दोस्तों उठा लें, और अपना दोस्तों जो पूरा ध्यान है ना, इस क्वेश्चन की ओर अपने पूरे ध्यान को लगा दें। और याद रखना दोस्तों, अगर दोस्तों आप शाहजहां हैं तो ये क्वेश्चन आपके मुमताज होने चाहिए। तो चलिए अगला देखिएगा कि निम्नलिखित विकल्पों में से रेफ्रिजरेटर का भाग कौन है। अब दोस्तों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रेफ्रिजरेटर होती क्या चीज है ना। तो रेफ्रिजरेटर उसको कहते हैं जो आपके घर में फ्रिज लगी हो ना, जिसके अंदर दोस्तों आप पानी को ठंडा करने के लिए रखते हैं, कोल्ड ड्रिंक रखते हैं। यानी कि हम इसको कह सकते हैं दोस्तों कि जो आपकी रेफ्रिजरेटर है ये फ्रिज है,
क्या है ये? फ्रिज है। अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि फ्रिज के अंदर कौन सी गैस भरी होती है, तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके अंदर फ्रियोन गैस भरी होती है। कौन सी गैस? फ्रियोन गैस इसके अंदर भरी होती है। अगर मैं कह दूं कि फ्रियोन गैस अगर ना हो तो कौन सी गैस भरी जाएगी, तो भी दोस्तों आप बताइएगा, इसके अंदर फिर फ्लोरीन गैस भरी जाएगी। कौन सी गैस दोस्तों? फिर फ्लोरीन गैस भरी जाएगी। तो रेफ्रिजरेटर को फ्रिज कहते हैं और फ्रिज के अंदर फ्रियोन गैस भरी जाती है। और अगर ये गैस ना हो तो फ्लोरीन गैस। अगर आपसे पूछ दे कि किस नंबर का फ्लोरीन गैस, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, R32 नंबर का फ्लोरीन गैस इसमें भरा जाएगा। अब ध्यान से सुनिए कि इसका पार्ट कौन सा है, तो इसका पार्ट है दोस्तों एवोपरेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। अब अगर दोस्तों मैं आपसे ये कह दूं कि जो आपका इवोपरेटर होता है, ये फ्रिज के अंदर लगाया जाता है, ये फ्रिज के बाहर लगाया जाता है, कहां लगाई जाती है, तो आप लिखेगा ये इसका दोस्तों इंटरनल पार्ट है ना। ये इसका कौन सा पार्ट है? ये इसका इंटरनल पार्ट होता है, यानी कि ये भाग रेफ्रिजरेटर के अंदर लगाई जाती है इवोपरेटर, है ना। इवोपरेटर दोस्तों एक कॉइल के आकार की होती है, वही होती है इवोपरेटर, है ना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। इसका आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सिद्धांत पर कार्य करने वाली उपकरण कौन कौन सी है। ये दोस्तों आपके एग्जाम के लिए ना बहुत ही दोस्तों एक ट्रेंडिंग प्रश्न है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका आंसर गौर से सुनिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है ना, इसी थ्योरी पे काम करने वाली कौन सी मशीन है, तो वो है दोस्तों फोटोकॉपी मशीन। जो फोटोकॉपी मशीन होती है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिद्धांत पे ही काम करती है। और वोल्ट मीटर, अब सुनिएगा दोस्तों, जो मैं बहक गया था ना पिछले क्वेश्चन में, वो दोस्तों उसी का टाइम आ चुका है। तो देखिए वोल्ट मीटर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिद्धांत पे कार्य करती है। ये कौन से वोल्ट मीटर की बात कर रहा है, अगर ये जानना है आपको तो जानिए दोस्तों, ये उस वोल्ट मीटर की बात कर रहा है जो 220 किलो वोल्ट यानी कि हाई वोल्टेज को भी माप सकती है। किसकी मदद से माप सकती है, तो वो होती है दोस्तों पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, है ना। पोटेंशियोमीटर की मदद से ये माप सकती है। आप हिंदी में लिख लीजिएगा दोस्तों, जो आपको अच्छा लगे उसमें लिखे, बस मैं बोल दे रहा हूं कि ये पोटेंशियोमीटर की मदद से माप सकती है। पोटेंशियोमीटर किसको कहते हैं, तो ये दोस्तों हम पीटी को कहते हैं। जब आप पीटी और सीटी पढ़ते हैं ना, वही चीज होती है पोटेंशियोमीटर। अगर दोस्तों थोड़ा सा और हम अंदर जाएं, आपसे ये पूछ दें कि पीटी किसका भाग है, किस ट्रांसफार्मर का, तो आप नोट कीजिएगा ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का प्रकार है ना। इसका दूसरा कौन सा प्रकार है, तो इसका दूसरा प्रकार होता है दोस्तों सीटी, जिसको आप कहते हैं करंट ट्रांसफार्मर, जिसको आप क्या कहते हैं, करंट ट्रांसफार्मर। और दूसरी होती है पीटी, पोटेंशियो ट्रांसफार्मर, है ना। तो पोटेंशियो ट्रांसफार्मर की मदद से आप दोस्तों वोल्ट मीटर काम करती है हाई रेंज को मापने के लिए, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सिद्धांत पे भी कार्य करती है। और तीसरा है लाइटिंग अरेस्टर, जिसको ना आप कहते हैं, जिसको दोस्तों आप क्या कहते हैं, तड़ित चालक। इसी को आप तड़ित चालक कहते हैं। तो जो तड़ित चालक होती है वही लाइटिंग अरेस्टर है। और दोस्तों ये अधिकतर कहां पे लगाए जाते हैं, तो अधिक से अधिक ऊंचाइयों वाली स्थानों पे, चाहे दोस्तों वो टावर लाइन हो, चाहे वो चार मीनार हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग हो, या दोस्तों कोई टावर लाइन, कोई ट्रांसमिशन लाइन हो, यानी कि अधिक से अधिक ऊंचाइयों पर जो भी चीज बनी है ना, उन सभी जगहों पे लाइटिंग अरेस्टर को लगाया जाता है। इसको लगाने का एक ही उद्देश्य है, यानी कि दोस्तों जो ऊपर से बिजली गिरती है ना, उस बिजली से सेफ्टी उपलब्ध कराती है। यानी कि हाई वोल्टेज की जो बिजली आती है दोस्तों, उससे ये सेफ्टी प्रोवाइड कराती है आपकी तड़ित चालक। और फिर इसको ये क्या करती है, इसको ग्राउंड कर देती है, यानी कि जमीन में दोस्तों उस हाई वोल्टेज और हाई करंट को सीधा ग्राउंड कर देती है और आपको सेफ्टी उपलब्ध कराती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी होंगे। तो ये रहे दोस्तों आज की क्लास में 5 क्वेश्चन। अब दोस्तों आप बताइए कमेंट करके
कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा। अगर दोस्तों जबरदस्त कॉन्सेप्ट लगा ना तो एक कमेंट करिएगा और एक लाइक करिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा आप ना, तो दोस्तों उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों तक इस क्लास को जरूर पहुंचाएंगे। तो चलिए एक नई उम्मीद, एक नई सोच और एक नए तरीके के साथ दोस्तों हम कल फिर से आपके लिए एक नए टॉपिक का क्वेश्चन लेके आएंगे, और तब तक के लिए दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।